नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा के इंचार्ज संजय सिंह। संजय सिंह जी, द वायर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां की आपकी पार्टी ने आपको नेतृत्व दिया है पार्टी को का बढ़ावा करने के लिए, और वहां पर अगले साल असेंबली के चुनाव फरवरी माह में होंगे। 1 साल रह गया है मात्र। ऐसे में जब आपकी पार्टी वहां उतरी है तो एक तो क्या सोच कर उतरी है? लास्ट टाइम जब हमारी आपसे बात दिल्ली चुनावों से पहले हुई थी तो आपने कहा था हम लोग सोच समझ के ही किसी राज्य में अब उतरेंगे, क्योंकि 2014 में जब आप 400 सीटें लड़े थे लोकसभा की, उसके बाद आपने देखा था कि रिजल्ट्स कैसे आए और ये एक कॉन्शियस डिसीजन लिया गया था। तो अभी दिसंबर में अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया कि कि आम आदमी पार्टी जो है अगले साल होने वाले यूपी असेंबली चुनाव लड़ेंगे। क्या फ़र्क पाते हैं आप? कैसे आपको लगा कि वहाँ ज़मीनी हालात ऐसे हैं कि अब इस वक्त आपको अपनी एंट्री करनी चाहिए? क्या इसमें जो ये किसान आंदोलन है, क्या इसमें इसकी भी एक भूमिका रही? इसको 3 फेज़ में देखना चाहिए हम लोगों को। 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर नगर पालिका और नगर निगम का चुनाव हुआ था। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के, पंचायतों के, टाउन एरियाज़ के, और उसमें आम आदमी पार्टी जब चुनाव में उतरी थी उस समय हमारा इतना संगठन भी नहीं था। बावजूद इसके लगभग 50 सीटें हमें मिली थी, और 2 जगह, क्योंकि चेयरमैन का चुनाव उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट होता है, तो 2 चेयरमैन भी हमारे उस चुनाव में जीते थे। तो वो एक सफलता की पहली शुरुआत थी। उसके बाद पिछले लगभग 1 साल से सघन तरीके से एक-एक ज़िले में जाके संगठन निर्माण करना, एक-एक मुद्दे को पूरी मजबूती के साथ उठाना, हमारे फ्रंटल संगठनों के द्वारा सड़क पर आंदोलन करना, पार्टी की मेन विंग के द्वारा तमाम मुद्दों पे आंदोलन करना, वो चाहे रोजगार का सवाल हो या कानून व्यवस्था का सवाल हो या भ्रष्टाचार का सवाल हो, कोरोना घोटाले का मामला था, या फिर उत्तर प्रदेश में भर्तियों का मामला है। 2-2, 3-3 साल से लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, मेडिकल जांच तक लोगों की हो गई, उनका नाम भी आ गया रिजल्ट में, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। इस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में नौजवानों के बने हैं। अपराधीकरण का आलम यह है कि हाथरस कांड हो, लखीमपुर खीरी का कांड हो, जौनपुर का कांड हो, एक लंबी फहरिस्त है, कानपुर देहात का कांड हो, कानपुर में जिस तरह से भिखरू कांड हो, तो एक लंबी फहरिस्त है जहाँ पर कि जुल्म और जाति की इंतहा हो गई है। गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ जी का खुद का गृह जनपद है, वहाँ पर बंदूक के नोक पर मजदूरों की, भट्टा मजदूरों की बेटियों के साथ रात भर बलात्कार किया गया। आज ये उत्तर प्रदेश की हालत है। तो इन सवालों को उठाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, और अभी जब ये किसानों का मामला हुआ तो इसमें भी निश्चित रूप से हम लोग, आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी ने पहले दिन से कहा था एक-एक कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री सब इसमें किसानों का साथ देंगे। हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी सवाल उठाया मजबूती के साथ, और अभी ये जो किसान महापंचायत मेरठ की हुई, ये एक विशाल किसान पंचायत हुई जिसका एक मैसेज गया पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई अचानक फैसला लिया है, बल्कि अच्छी खासी मेहनत करके, परिश्रम करके, और उसके बाद हम जिला पंचायत के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत और अपने मेहनत के वजह से, और जिस तरह से पिछले दिनों संगठन का विस्तार हुआ, लोग पार्टी में शामिल हुए, उसके कारण लिया। आपने कहा था कि 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी मौजूदगी है, और बूथ लेवल पे मार्च तक आप लोग, हर बूथ लेवल पे आप लोग अपना संगठन सेटअप कर पाएंगे। क्या वो हो पाए? देखिए, उसमें अभी हम जिले स्तर पे जिले का मेन संगठन और प्रकोष्ठ वो बना चुके हैं, सारे फ्रंटल। विधानसभा स्तर पे मेन विंग की सारी कमेटियां हम बना चुके हैं। ब्लॉक के लेवल पे हमारी कमेटियां बन चुकी हैं। बूथ लेवल पे अभी 100% नहीं, क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है कि हम लोगों को लग रहा था कि ये चुनाव पहले संपन्न हो जाएंगे, और इस चुनाव के दौरान हम हर बूथ पे अपने
कार्यकर्ता खड़े कर पाएंगे, कमेटियां बना पाएंगे। लेकिन क्योंकि चुनाव थोड़ा लेट कर दिया, उसके पीछे जो भी वजह हो आदित्यनाथ जी ने, तो अभी ये सुनने में आ रहा है कि मई तक चुनाव होगा। तो मैं आश्वस्त हूँ इस बात के लिए कि अप्रैल समाप्त होते होते हम बूथों का भी काम अपना कंप्लीट कर लेंगे और बूथ लेवल पे हमारी कमेटियां बन जाएंगी। जो आप जैसे उत्तर प्रदेश में आप जा रहे हैं, आप तो सुल्तानपुर से ही बिलोंग करते हैं, वहाँ की अपनी बहुत सारी अपने इश्यूज़ हैं, अपने प्रॉब्लम्स हैं, आबादी एक बहुत बड़ी आबादी है, और कहा गया कि आप लोग दिल्ली मॉडल लेके जाएंगे। क्या आप लोग दिल्ली मॉडल के साथ ही जाएंगे या उत्तर प्रदेश का कोई अलग मॉडल आप प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को? देखिए, अगर आप स्कूलों की बदहाली की बात देखें तो स्कूल हमने उत्तर प्रदेश में ऐसे हालत में देखे जहाँ पे कि जानवर बांधे जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा तो आप जाके कैमरा लेके चेक कर सकते हैं। बकरी, भैंस, सुअर वहाँ पे बांधे जाते हैं स्कूलों के अंदर। बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टी तक का इंतजाम नहीं है। मनीष सिसोदिया जी स्कूल देखने गए थे तो उनको रोक दिया गया। हम लोगों को रास्ते में पुलिस लगा के रोका गया कि आप स्कूल देखने नहीं जा सकते। ये स्कूल किसी की निजी संपत्ति तो नहीं है, ये स्कूल टैक्स पेयर्स के पैसे से बना है। उत्तर प्रदेश की जनता जो सरकार को टैक्स देती है उससे स्कूल बने हैं, और हम अपने स्कूल नहीं देख सकते। मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिलती है बच्चों को। एक बाल्टी पानी में एक डिब्बा दूध मिला के उनको दूध दिया जाता है पीने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर। आज इतनी बदहाली में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। अस्पतालों की हालत अभी पिछले दिनों तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाया था। कई जिलों के अंदर महिला सर्जिकल वार्ड में मुरादाबाद की एक तस्वीर आई थी, वहां पे बेड पे जो है कुत्ता बैठा हुआ है। हरदोई में डॉक्टर की कुर्सी पे कुत्ता बैठा हुआ है। यह हॉस्पिटल्स की हालत है। तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ हमारे पास नहीं है, बावजूद इसके हमने सीसीटीवी कैमरे का डॉग स्पॉट दूर करने का या महिलाओं को फ्री बस की यात्रा देने का, ये महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की, हैवानियत की, दरिंदगी की घटनाएं हो रही हैं। 6 साल, 10 साल, 8 साल की बच्चियों के साथ। तो कानून व्यवस्था हम बेहतरीन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्या एक अलग प्रकार की समस्या है। 48 लाख गन्ना किसान उत्तर प्रदेश में हैं, देवरिया से लेके और आप इधर आ जाइए, बरेली, सिद्धार्थनगर, बस्ती, खलीलाबाद, आप इस तरफ पूरा आप आ जाइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो, जिसमें मेरठ हो गया, जिसमें बागपत हो गया, जिसमें शामली हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, ये पूरे गन्ने की बेल्ट को उठा के आप देख लीजिए। 48 लाख किसान हैं जिनका 18,000 करोड़ रुपए बकाया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 14 दिन के अंदर अगर पेमेंट ना हो जाए तो ब्याज सहित गन्ने का भुगतान होना चाहिए। शुगर केन एक्ट में लिखा हुआ है कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान होना चाहिए। लेकिन गन्ने का भुगतान लेने के लिए उत्तर प्रदेश के किसान को अपनी पत्नी के कैंसर की रिपोर्ट लगानी पड़ती है, और बावजूद इसके उसको उसके गन्ने का दाम नहीं मिलता। तो हम खेत से निकलकर गन्ना मिल तक पहुंचे और मिल से किसान अपने घर तक पहुंचे, उसके पहले उसके खाते में गन्ने का दाम देना चाहते हैं। बिजली आज आसमान छू रही है, 3 गुना दाम बिजली के बढ़ गए। 25,000 ट्यूबवेल का बिल हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। बिजली हमने 200 यूनिट तक दिल्ली में फ्री की है, वो मॉडल हम उत्तर प्रदेश में भी लागू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री बिजली क्यों नहीं मिल सकती, अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल सकती, मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं मिल सकता, अच्छे अस्पताल क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि सरकार की नीयत नहीं है काम करने की। जो बात आपने बजट की, बड़े प्रदेश की, तो आप एक चीज जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है उसमें एक चीज भूल जाती है वो कहने को। वो कहते हैं साहब दिल्ली छोटा राज्य है, तो दिल्ली का बजट भी छोटा है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, वहां का बजट है 5.5 लाख करोड़ रुपए, दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़ रुपए, और जब हम आए थे तो 30,000 करोड़ रुपए था। तो आप ये तो देखिए कि जितना बड़ा राज्य है उतना बड़ा बजट है। उस बजट को भ्रष्टाचार में डुबाया जाता है, हम उसको सदुपयोग करके जनता के लिए लगाएंगे।
तो इसलिए ये कहना कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है इसलिए हम दिल्ली का मॉडल वहां लागू नहीं कर सकते, 100% बेहतरीन तरीके से लागू कर सकते हैं। और रोजगार, दिल्ली में हमारे पास डायरेक्ट सर्विसेज नहीं है, बावजूद इसके हमने लाखों नौजवानों को यहां पे रोजगार दिया। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में रोजगार हो, महिला सुरक्षा हो, बेहतरीन कानून व्यवस्था हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी हुई, उसको हम दिल्ली मॉडल की तरह बेहतरीन कर सकते हैं। इसलिए हम दिल्ली मॉडल की बात वहाँ करते हैं। एक ये जो किसानों का आंदोलन हुआ, इससे लोगों को लगता है पृष्ठभूमि तैयार हुई है बीजेपी के खिलाफ। उसके विरोध में बहुत बड़ी तादाद में किसान निकल के आए हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी को लगता है कि कहीं हम इसको जाट समुदाय तक सीमित कर पाएँ, या वो तो शायद हमें नुकसान कम होगा यूपी में। तो ये देखते हुए और जब आप यूपी की बात करें तो वहाँ पे कई पार्टीज़ हैं जो कि जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ होती हैं, आरएलडी है, राष्ट्रीय लोकदल है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, सभी ये जो बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना है, सभी उसमें घुसना चाहेंगी। अब जब आप एंटर कर रहे हैं, यूपी में आ रहे हैं, तो क्या आप देखते हैं कि आप किसी के साथ अलायंस करना चाहेंगे, जैसे आरएलडी, एसपी? क्योंकि हरियाणा में आपका जेजेपी से काफ़ी लंबी बात चली थी जब हुआ, पर लास्ट में वो नहीं हो पाया। तो कहीं पे क्या आम आदमी पार्टी में ये सोच है कि हम अलायंस के साथ बढ़ें और उसके बाद अपनी जगह तैयार करें? इसको दो नज़रिए से देखना चाहिए। पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश में लगभग सभी पार्टियां सत्ता में रह चुकी हैं, जिन पार्टियों का आपने नाम लिया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये, और अगर आप अलायंस में कहेंगे तो आरएलडी भी सत्ता में रह चुकी है। अब सवाल आता है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी एक नई आइडियोलॉजी के साथ, एक नई विचारधारा के साथ, एक नए मॉडल के साथ उत्तर प्रदेश में आ रही है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता जिस तरह से पूरे देश में बढ़ रही है, हमें अंदाज़ा नहीं था कि गुजरात में हमें इतनी बड़ी सफलता मिल जाएगी। हमारे असेसमेंट से कई गुना ज़्यादा आज गुजरात में हमें सफलता मिली। सूरत जैसे शहर के अंदर हम मेन अपोजिशन बन के आए, ऐसे नगर निगम के अंदर, इतने बड़ी नगर निगम के अंदर। तो अभी आज जो पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस है। इसी प्रकार से पूरे देश में आम आदमी पार्टी के मॉडल पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पे जो हमने काम किया उसको जनता अप्रिशिएट कर रही है। कौन चुनाव जीतता है, कौन हारता है, कौन सरकार बनाता है, कौन नहीं बनाता है, दरअसल ये जनता तय करती है लोकतंत्र के अंदर। आपको याद होगा इनकी 45 सीटें थी 2012 में, जब ये लोग 17 में जब ये चुनाव लड़ने गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, विधानसभा में 45 सीट से 325 पहुंच गए। अब उसके पीछे जो भी उन्होंने अपना खेल खेला उसके विस्तार में मैं नहीं जाता हूं। तो जनता किसको राजनीति में जीरो से हीरो बना दे और हीरो से जीरो बना दे, ये समय के साथ तय होता है। उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में हम मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और अपने मॉडल को उनके सामने रख रहे हैं, और वो मॉडल ऐसा है जो मॉडल प्रयोग में लाया गया मॉडल है। ऐसा नहीं कि हम कोई सपना दिखा रहे हैं, बल्कि एक ऐसा सपना जिसको जमीन पर सच करके केजरीवाल जी ने दिखाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, एक होता है कि एक पार्टी होती है जो बातें करती है बड़ी बड़ी कि शिक्षा ऐसे कर देंगे, स्वास्थ्य ऐसे कर देंगे। एक पार्टी है जिसने वो काम करके दिखाया है कि आज अरविंद केजरीवाल के मॉडल को, मनीष सिसोदिया के शिक्षा के मॉडल को, विदेशों के प्रतिनिधि आते हैं तो कहते हैं हमें दिल्ली के स्कूल देखने हैं, यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक देखने हैं। आज अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के एजुकेशन और मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल की चर्चा हो रही है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, आज लोग कहते हैं केजरीवाल से सीखो। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये मॉडल लोगों तक पहुंचाने में, उनको कन्विंस करने में कामयाब हो पाए, और ये भी समझाने में नौजवानों को कामयाब हो पाए कि अब तक देखो आपको छला गया है, लाठियों से पीटा गया है, नौकरी नहीं दी गई, डंडे जरूर दिए गए, जेल जरूर दिए गए, मुकदमे जरूर दिए गए, और एक ऐसी पार्टी जो आपको रोजगार दे सकती है,
एक ऐसी पार्टी जो आपको अच्छी शिक्षा दे सकती है, स्वास्थ्य दे सकती है, गन्ने का फसल का दाम दे सकती है, एमएसपी दे सकती है। एक ऐसी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल सकती है। वो स्कूल जहाँ पे जानवर बांधे जाते हैं उसकी जगह एक बच्चों के पढ़ने के लिए दिल्ली की तरह एयर कंडीशन स्कूल बच्चों को दे सकती है। एक ऐसा हम मॉडल दे सकते हैं। ये अगर कन्विंस करने में हम कामयाब हो गए तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हमें बड़ी सफलता मिलेगी। संजय भाई, आपने यूपी की राजनीति को ध्यान से देखा भी है इतने सालों से। वहाँ पे जाति, जैसे दलित समुदाय वहाँ पे मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा। पिछली बार वो हारी भी तो भी 22% वोट शेयर उनका रहा। और जैसे आप लोग पंजाब में हारे, पर आपका एक 24% वोट शेयर आप फिर भी ले गए वहाँ पे। और इसी प्रकार समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम्स और यादव्स में एक अच्छा कंट्रोल रखती है, उसके भी 28% वोट आई। अब वो अलग अलग पार्टियां थीं तो बीजेपी 43% लेके 300 सीट क्रॉस कर गई, वो एक अलग इशू है। बट लोग वहाँ पे यूपी में जो एक बेसिक पार्टी जिसके साथ रहते हैं, देर तक रहते हैं, ये आप दिल्ली में भी अनुभव कर चुके हैं। जब 2013 में आप लोग आए तो शुरू में मुस्लिम्स और दलित्स में कहीं पे उन्हें नहीं इतना पता था कि आम आदमी पार्टी इतनी बढ़ पाएगी। 2015 का जब चुनाव हुआ और वो लोग आपकी तरफ आए तो आपकी 54% वोट शेयर हो गया आपका और आप स्वीप कर गए। यूपी में वो वाली सेंध लगा पाना, क्योंकि कांग्रेस से लोगों को खींचना और एसपी और बीएसपी से लोगों को खींचना में काफ़ी अंतर है। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की। जिस राजनीति की बात आप कर रहे हैं, मैं ईमानदारी से बताऊं उस राजनीति में हम लोग फिसड्डी हैं। लेकिन जिस राजनीति की बात हम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कर रही है, उसमें हम सचिन तेंदुलकर हैं। यानी हमारी विकास की राजनीति, एजुकेशन हेल्थ की राजनीति, रोजगार की राजनीति, महिला सुरक्षा की राजनीति, इंसान की ज़िंदगी में किसानों की राजनीति, बदलाव की राजनीति, ये जो बात हम कर रहे हैं वो इनका मॉडल नहीं है। और हमको पंजाब में भी जो 24% वोट मिला वो किसी जाति धर्म की राजनीति के नाम पे नहीं मिला। दिल्ली में हमको जो इतना बड़ा जनमत मिला वो जाति धर्म की राजनीति के नाम पर नहीं मिला। हमें याद रखना चाहिए, हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, जिन्होंने कहा अगर 5 साल में काम नहीं किया तो वोट मत देना। तो मुझे लगता है कि इतने कन्विक्शन के साथ कि काम के नाम पे वोट दो, ये आम आदमी पार्टी बोल सकती है। तो हमें इनके मॉडल में पढ़ना ही नहीं है, हमें उस बहस में, उस गणित में पढ़ना ही नहीं है। हमको तो बात करनी है कि अगर उत्तर प्रदेश को वास्तव में आप एक उत्तम प्रदेश के रूप में देखना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी के पास एक ऐसा मॉडल है जिसको हमने दिल्ली में प्रयोग किया है। इसको देखिए और उसके आधार पर आप चयन कीजिए और वोट दीजिए। हम तो इस पे जाएंगे। हम इस समीकरण वाली राजनीति में, हम उस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। पर इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, चाहे दलित हों उनका उत्पीड़न हो, चाहे मुस्लिम्स हो उन पे अटैक्स की बात हो, वायलेंस उनके खिलाफ जो होती है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कम्युनल पॉलिटिक्स है जो कि काफ़ी पैमाने पर बढ़ रही है। तो जब लोग वोट करते हैं तो वो सुरक्षा का भाव सिर्फ ये नहीं कि लड़कियां आ रही हैं जा रही हैं, उन्हें ये सुरक्षा भी चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा जो है, देखिए उसमें भी कोई रायट्स ना हो, उसमें भी आपको बहुत फेयर होके बोलना पड़ेगा जी। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी। जब से आदित्यनाथ जी का राज आया है, पहली बार हम लोगों ने निकल के जोर जोर के चिल्ला चिल्ला के कहा कि यूपी में हमें 24 करोड़ लोगों का राज चाहिए। एक ऐसी सरकार चाहिए जो 24 करोड़ लोगों के लिए काम करे, किसी जाति विशेष के लिए या किसी धर्म विशेष के लिए काम ना करे। ये मैंने बार बार इस बात को बोला। दलितों के साथ उत्पीड़न का मुद्दा हम लोगों ने उठाया, पिछड़ों के साथ उत्पीड़न का मुद्दा हम लोगों ने उठाया, माइनॉरिटीज़ के साथ जो अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न का और उनके ऊपर हो रहे जुल्म का मुद्दा हमने उठाया। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और उसको चोट करना भी जरूरी है। अगर वो जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, समाज के किसी वर्ग को उपेक्षित कर रहे हैं, निश्चित उस पर बोलना होगा। मैंने बोला था इस बात को कि आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के पूजन में
प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, प्रदेश की राज्यपाल शामिल होती हैं, देश के प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, तो देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं शामिल होते? क्या कारण है इसके पीछे? तो आप अपनी वोट की राजनीति के लिए एक दलित को देश का राष्ट्रपति तो बना सकते हैं, लेकिन साथ में बिठाकर पूजा नहीं करा सकते। यह आपकी मानसिकता है, इसको बोलना पड़ेगा, इसको कहना पड़ेगा। सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट हुआ, संविधान के प्रमुख देश के राष्ट्रपति हैं, आपने उनको बुलाया नहीं पूजन के कार्यक्रम में, तो यह इनकी मानसिकता को जाहिर करता है। जयप्रकाश पाल का मामला हुआ बलिया का, विष्णु निषाद का मामला हुआ, संजीत यादव का मामला हुआ। किस मामले को मैं बताऊं? एक एक घटना, हाथरस का कांड हुआ, हाथरस कांड पे तो मेरे ऊपर हमला भी किया गया। सारे मामले में हमने मुखरता से आगे उठ के बोला। तो जाति आधार पर, धार्मिक आधार पर कहीं भी उत्तर प्रदेश में भेदभाव किया जाएगा या उत्पीड़न किया जाएगा, तो आज की तारीख में हम विपक्ष में हैं, हम निश्चित मजबूती से उनकी लड़ाई लड़ेंगे और बोलेंगे उसके लिए। और जहां हम सत्ता में होते हैं, जैसे दिल्ली आप मान के चलिए, हमारे अंदर ये राजनीति नहीं है, हम भेदभाव की राजनीति करते नहीं हैं। एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी के जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जब कोई क्रूशल इशू आता है तो वो एक बहुत सॉफ्ट स्टैंड ले लेती है, खड़ी नहीं होती है लोगों के साथ। देखिए, ये इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये एक सीरियस एलिगेशन है जो कि, और ये बहुत से वो सामाजिक संस्थाएं, बाकी लोग, आप तो पब्लिक लाइफ में जानते हैं कि किस तरीके का, और मतलब लोगों को ये लगता है कि जिस वक्त हमें ज़रूरत है उस वक्त हमें आम आदमी पार्टी की सपोर्ट नहीं मिली। ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब भी कहीं देश में कहीं कोई ऐसा मामला हुआ जिसमें हमारे हस्तक्षेप की ज़रूरत थी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे, हमने हमेशा सवाल उठाया है। हमने हमेशा ऐसे बड़े सवालों को उठाया है जो देश से जुड़े हुए हों, चाहे देश की सुरक्षा का सवाल हो या आज की तारीख में देश के अन्नदाता का सवाल हो। हमने ये सवाल बराबर उठाए हैं। और अभी फ़िलहाल जो देश भर में सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का चल रहा है, उसमें आप बताइए, हमसे जेल बनाने के लिए स्टेडियम मांगे गए, मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे मना कर दिया। हमसे इस प्रकार की अपेक्षा थी सरकार की कि आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं चलने चाहिए, लेकिन केजरीवाल जी ने किसानों का साथ दिया, अन्नदाता का साथ दिया। तो वो चाहे किसान का मामला हो या जवान का मामला हो, सीमा की सुरक्षा का सवाल हो, हमने हमेशा इन सवालों पर बोला है। लोगों ने कहा कि जब 26 जनवरी की जो वारदात हुई उसके बाद कई बेगुनाह लोगों को भी बंद किया गया, उस वक्त नहीं आप उनके साथ? हमारी तो उल्टे आलोचना हो रही है। हाँ, हमारी आलोचना इस बात के लिए हो रही है कि केजरीवाल जी ने सबसे बढ़कर आगे बोला कि लाल किले का हमला किसानों ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कराया। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। मैंने पार्लियामेंट में भी इस बात को बोला, आप उठाकर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर, और किसान महापंचायत में भी अभी केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा कि लाल किले पर हमला देश का किसान नहीं कर सकता, वो भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा था। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें हम डायरेक्ट निर्णय नहीं ले सकते, हम उस पर आवाज लगा सकते हैं, उस मुद्दे को बोल सकते हैं। तो हमने, मुझे लगता है कि कोई ऐसा विषय होता है तो हम पीछे नहीं हटते, उस पर अपनी बात रखते हैं। चलिए संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।